बच्चा जो है वो सिंसियर नहीं होता है। बेसिकली बच्चा सिंसियर जनरली, जब मैं भी 11th लेवल में भी था, मैं भी उतना सिंसियर नहीं था, मैं भी मस्ती करता था, लेकिन ये चीज़ें हमें लास्ट में रियलाइज़ हो जाती है कि नहीं, काश मैंने 11th से ही ठीक से पढ़ा होता। इमर्ज टॉक में आप सबका इस्तकबाल है। नाजरीन, इस सीज़न में हम बात करेंगे करियर काउंसलिंग के हवाले से, और हम डिस्कस करेंगे कैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जैसे नीट है, जेई है, उसमें बच्चों को कितनी मदद चाहिए होती है करियर काउंसलिंग के हवाले से। हमारे साथ जुड़े हैं एक्सपर्ट खुर्शीद आलम, जो कि एक्स चेयरमैन गाय रह चुके हैं। इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं इमर्ज कोचिंग इंस्टीट्यूट बाकी सब इंस्टीट्यूट से कैसे बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कश्मीर लाइव का कि उन्होंने मौका दिया ताकि मेरी बात जो है तमाम बच्चों तक पहुँच जाए। बेसिकली आपने कश्मीर के 3 बड़े इंस्टीट्यूट्स काई, होप क्लासेस और मिशन ई नाम सुने होंगे। तो ये तीनों इंस्टीट्यूट जो है, जो कि बहुत ही बड़े कश्मीर के इंस्टीट्यूट्स हैं, अब सब मिल गए हैं एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर। अब ये तीनों इंस्टीट्यूट्स का नया नाम जो है वो इमर्ज होगा। ओके, इंस्टीट्यूट्स की बात करें, कश्मीर में इतने सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। अगर हम बाहर निकले, श्रीनगर में आउटस्कर्ट्स पे भी जाए, हर जगह में कोचिंग इंस्टीट्यूट देखने को मिलते हैं। कुछ लोग तो ये भी समझते हैं कि अब एक बिजनेस बन चुका है। जी। आपका जो इमर्ज कोचिंग सेंटर है, जिसमें आप कह रहे हैं कि 3 इंस्टीट्यूट्स, कश्मीर के 3 बड़े इंस्टीट्यूट्स एक साथ कोलैबोरेशन में आए हैं, क्या डिफरेंट है इसमें? देखिए, पहली बात अगर मैं बात करूं काई की, जहां पे मैं एज चेयरमैन था, तो अगर मैं वहाँ की बात करूँ तो बच्चों या पेरेंट्स का अक्सर ये होता था कि सर से फॉर एग्जांपल फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स में कोई 2 सब्जेक्ट्स उनको बहुत पसंद आते थे, किसी एक सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम आ जाती थी। इसी तरीके से अगर होप क्लासेस की बात करें तो कोई एक सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं बच्चा जो है उसको वो नहीं मिल रहा था जो बेसिकली वो चाह रहा था। इसी तरीके से अगर मिशन की बात करें तो कहीं ना कहीं बच्चा जो है वो ये चाह रहा था कि एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर मुझे सारे बड़ी टीचर्स मिले, ऐसी तालीम मुझे मिले जो कि कहीं दूसरे इंस्टीट्यूट्स में नहीं होगा। तो इस टाइम पे मैं इतनी कॉन्फिडेंट के साथ ये बोल सकता हूँ, बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ मैं ये बोलते हुए कि जो हमारे इमर्ज में इस टाइम पे टीचर्स है या एडमिनिस्ट्रेशन है, ऐसा पूरे जम्मू एंड कश्मीर में कहीं नहीं मिलेगा। सो ऑब्वियसली बच्चों का इंशाल्लाह बेनिफिट होगा। ओके, तो आप दावा कर रहे हैं कि आपके जैसा जो इंस्टीट्यूट है वो अभी तक कश्मीर में आया नहीं? ये पहली बार हुआ है इन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने सारे बड़े टीचर्स, इतने बड़े से एडमिनिस्ट्रेटर्स सारे एक ही छत के अंदर जो है आ चुके हैं। ओके, तो हर एक आपके जो इंस्टीट्यूट्स है, मिशन ही है, काय है, और दूसरा कौन सा? होप क्लासेस, उन सब के टीचर्स एक साथ जुड़े हैं। जी ठीक है, तो कितने टीचर्स हो गए आपके इंस्टीट्यूट में? इस टाइम पे अगर मैं टीचर्स की बात करूं सो इट्स अप्रॉक्सीमेटली 50, अराउंड 50 टीचर्स आर देयर। उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटर्स है, हमारा डिफरेंट अपनी अपनी टीम्स है, फाइनेंस अलग टीम होती है, मार्केटिंग टीम अलग होती है, एकेडमिक्स टीम अलग होती है। सो इन एडिशन टू दैट हम इंशाल्लाह हमारे इंस्टीट्यूट में जो है AI एज सब्जेक्ट जो है जल्दी इंट्रोड्यूस होने वाला है, और उसके अलावा भी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज जो हम इस साल इंशाल्लाह इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। ठीक, मतलब 50 टीचर्स आपके इंस्टीट्यूट में हैं। अगर हम देखें, अगर 50 टीचर्स है तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स भी बहुत सारे आएंगे इंशाल्लाह। उसके लिए क्या इंतजामात है? मतलब स्टूडेंट्स आएंगे, उनके लिए कुछ इकोनॉमिकली उनका जो बैकग्राउंड होता है वो ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाते हैं ट्यूशन को, तो उस हवाले से क्या होता है, ट्यूशन सेंटर स्कॉलरशिप का एक एलिमेंट रखते हैं जो उनको क्रॉस करना होता है, फिर उसके बाद उनको कंसेशन मिलती है फी वगैरह में। एग्जैक्टली, डिफरेंट स्कॉलरशिप टेस्ट करवाएंगे हम इंशाल्लाह इस साल। तो जो पहला स्कॉलरशिप टेस्ट होगा वो इंशाल्लाह 14 अप्रैल को होगा, जो कि 8th, 9th, 10th, 11th, 12th नीट और जेई के रिलेट होगा। मिसाल के तौर पर कोई बच्चा जो इसने 8th में आना है तो 7th जो है 7th से रिलेट उसका जो है स्कॉलरशिप टेस्ट लिया जाएगा। इसी तरीके से अगर कोई बच्चा जो है 8th में 9th में आना चाहता है तो 8th से रिलेट उसका एग्ज़ाम होगा। 10th में जो आना चाहता है उसको 9th से रिलेट एग्ज़ाम होगा। जो 11th में आना चाहता है उसका 10th से रिलेट एग्ज़ाम होगा। जो 12th में आना चाहता है उसको 11th से रिलेट होगा, और जो नीट जेई आना चाहेगा उसको 11th और 12th से थोड़ा सा रिलेट जो है पेपर पूछा जाएगा। तो स्कॉलरशिप इसलिए भी है, एक तो हमें जो अच्छे बच्चे हैं, चाहे वो इकोनॉमिकली वीक बैकग्राउंड से है या उनका कोई भी प्रॉब्लम नहीं है एज पर से दिस
इकोनॉमिक्स इज कंसर्न। तो हम ये यहाँ पे देखना चाहते हैं कि जो ये स्कॉलरशिप टेस्ट है, हम इसमें सबसे पहले ये परखना चाहते हैं, ये देखना चाहते हैं कि कौन से बच्चे हैं जो बहुत अच्छा पढ़ते हैं या पढ़ने वाले बच्चे हैं। एक तो उनका अलग बैचेस होते हैं जिनको रैंकर्स बैचेस बोलो आप या स्टार बैचेस बोलो, तो वो उनके लिए अलग होगा। लेकिन जो आपने क्वेश्चन किया कि इकोनॉमिकली वीक बैकग्राउंड या ऑर्फन्स जो है उनसे रिलेट क्या होता है, देखिए जब से हमने काई बनाया 2013 से, तब से हम उनके शाना बशाना खड़े हैं। इंशाल्लाह इस साल एज इमर्ज भी हम इकोनॉमिकली वीक बैकग्राउंड या स्कॉलर जो आपने ऑर्फन वाले बच्चे जो है उनके शाना बशाना हम इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। बिकॉज हमारा स्टार्ट से यही एम है कि पैसों के लिए जो है किसी की तालीम रुकनी नहीं चाहिए। तो इंशाल्लाह कोई नहीं रुकेगा, उसकी तालीम नहीं रुकेगी पैसों की वजह से। ओके, तो आप दूसरी बात आपने ये भी पूछा कि लोग बोल रहे हैं ये बिजनेस बन चुका है। देखिए अगर मैं आपको सीधी बात बताऊं तो हाँ, ये अगर हम देखें तालीम दे रहे हैं हम, लेकिन हम इसमें जो फैसिलिटीज़ अब बच्चों को दे रहे हैं उसके लिए ऑब्वियसली हमें चाहिए, हमें भी पैसा उसमें चाहिए होता है। तो ऐसा नहीं है कि ये सारा बिजनेस ही है, बल्कि हम ये भी नहीं बोल सकते कि ये बिजनेस नहीं है। लेकिन हाँ, हम इससे क्या करते हैं कि जो बेसिकली एफर्ट कर पाते हैं वो जब पैसे देंगे तभी हम बच्चों को अच्छी फैसिलिटीज़ जो है मुहैया करा सकते हैं। और इन एडिशन टू दैट, जब जिनका कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है, जब वो पैसा देंगे, फ़ी भरेंगे ठीक से, तभी जाके हम ऑर्फन्स या इकोनॉमिकली वीक बैकग्राउंड से जो बच्चे हैं उनको भी ठीक से पढ़ा सकते हैं। जो यहाँ पे डिफरेंस है वो डिफरेंस है बेसिकली टीचर्स की। मैंने जो पहले ही बता दिया आपको कि जो वैली के जो टॉप मोस्ट टीचर्स है वो यहाँ पे एक साथ जुड़े हुए हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो सबसे बड़ी डिफरेंस है वो ये है कि जो बच्चा आएगा वो जिन टीचर्स की गाइडेंस के अंडर होगा वो बहुत ही मशहूर और बहुत ही टॉप मोस्ट टीचर्स है जिनको ये पता है बेसिकली कि किस तरीके से बच्चे को 8 लेवल से ही तैयार कराया जा सकता है फॉर नीट एंड जेई। जो नीट और जेई की कोचिंग होती है वो तो स्टार्ट होती है 11th क्लास से ही, क्योंकि जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है वो वही आता है जो हमने 11th और 12th में पढ़ा होता है। लेकिन फिर कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 11th 12th के बाद एक और साल रुकते हैं और प्रिपरेशन के लिए जाते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। आप मुझे बताएं कि नीट और जेई के हवाले से आपके क्या प्लान्स हैं? देखिए बेसिकली जो ये है कि नीट और जेई जो है ये 11th से स्टार्ट होता है। तो मेरे कहने का मतलब है अगर हमें सच में बच्चे को नीट और जेई कराना है तो उसके लिए तैयार कराना चाहिए 8 लेवल से ही। आहिस्ता आहिस्ता से उसके दिमाग में डालना चाहिए कि नीट क्या है, किस तरीके से कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए उसके लिए, और किस तरीके से जो है वो क्रैक कर सकते हैं, कितने मार्क्स ज़रूरत होते हैं, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे इंस्टीट्यूट में कराया जाता है, सिखाया जाता है 8 लेवल से ही। लेकिन कभी क्या होता है कि बच्चा जो है वो सिंसियर नहीं होता है। बेसिकली बच्चा सिंसियर जनरली, जब मैं भी 11th लेवल में भी था मैं भी उतना सिंसियर नहीं था, मैं भी मस्ती करता था। लेकिन ये चीज़ें हमें लास्ट में रियलाइज़ हो जाती है कि नहीं, काश मैंने 11th से ही ठीक से पढ़ा, काश मैंने 9th 10th से ही ठीक से पढ़ा होता है। तो उस चीज़ के लिए ये तो जो 11th वाले बच्चे या 8 9 10th के बच्चे हैं ये बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, तो इतना इनमें फहम सब बच्चों में नहीं होता है कि मुझे क्या करना चाहिए। इसी चीज़ के लिए ये बेसिकली 3 लोग जुड़ने चाहिए, तब जाके हम अपने बच्चों को राइट डायरेक्शन दे सकते हैं। पहला हम लोग टीचर्स, दूसरा बच्चा, तीसरा पेरेंट्स। बदकिस्मती से ये क्या होता है कि कभी कभी हमारे इंस्टीट्यूट्स में पेरेंट्स एडमिशन बच्चों का कराते हैं, उसके बाद वो देखते नहीं है कि हमारा बच्चा किस लेवल पे है और किस तरीके से जो है इसको ग्रूम करना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है बदकिस्मती से हमारे इंस्टीट्यूट बच्चा आया, फ़ी ले लिया, उसके बाद टीचर्स जो है वो बच्चे को ना मोल्ड नहीं करते हैं, ग्रूम नहीं करते हैं। तो कभी कभी हमसे भी खामियां रहती हैं। बट इस टाइम पे जो इमर्ज में मैं आपको बड़े दावे के साथ बोल सकता हूं कि इस टाइम पे कोई खामियां हमारी तरफ से नहीं रहेंगी इंशाल्लाह। अगर पेरेंट्स ने साथ दिया और बच्चे ने साथ दिया और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह बच्चा जो है जो ख्वाब लेके वो आएगा इंशाल्लाह उसका ख्वाब पूरा हो जाएगा। ओके, हम बात करें स्कूल्स की। जी, हम स्कूल्स में क्या करते हैं, अक्सर हम क्रैमिंग करते हैं। बच्चा क्रैमिंग करता है,
थियोरी पे ज़्यादा ध्यान देता है। जैसे हमारे MCQ बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, फिर वो उनमें चूक जाता है। या हम बात करें, हम किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, पहले एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, मगर कश्मीर से बच्चों का जो एप्टीट्यूड है वो रिकॉर्ड किया गया है कि कम होता है। ये लोग ज़्यादा रीजनिंग पे ध्यान नहीं देते, या मैथ्स का फोबिया होता है इनको। इसकी क्या वजह होती है, आप बता सकते हैं? देखिए, मैंने फिर से बताया कि इन सब चीज़ों में बेसिकली 3 लोग जिम्मेदार हैं। फिर से मैं बता रहा हूँ, एक पेरेंट है, दूसरा बच्चा है और तीसरा टीचर है। जनरली क्या होता है कि जब कोई बच्चा किसी उस टीचर के अंडर लग जाता है जिसकी एक्सपीरियंस हो और जिसको पता हो कि करना क्या है, तब अक्सर आप देखेंगे कि बच्चा जो है उसको पता है कि मुझे क्या करना है और किस तरीके से मुझे जो है वो एग्ज़ाम क्रैक करना है। और दूसरी बात, बच्चे जो हमारे होते हैं इनको भी एक्चुअली वो काउंसलिंग नहीं हुई होती है कि बच्चे को करना है क्या। मैं आपको एक सिंपल से एक मिसाल बता दूं। 2006 में मैंने एक बच्चे से पूछा, मेरा बेटा कि आपको बनना क्या है? तो मुझे अभी भी याद है, बच्चे ने बोला मुझे इंजीनियर बनना है सर। तो जब मैंने उसके सब्जेक्ट्स देखे, सब्जेक्ट्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी था, लेकिन इंजीनियरिंग के लिए मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चे की एम थी कि उसको इंजीनियर बनना है। दैट मीन्स बच्चे को खुद पता ही नहीं था कि अगर मुझे इंजीनियर बनना है मुझे मैथ्स तो ज़रूरी चाहिए था। लेकिन अगर बच्चे को नहीं पता था, इसके पेरेंट्स ने भी उसको गाइड नहीं किया था। अगर पेरेंट्स को भी पता नहीं था तो टीचर ने भी गाइड नहीं किया था। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले बच्चे को हमें काउंसल करना चाहिए। पेरेंट्स का भी ये फर्ज बनता है और टीचर्स का भी फर्ज बनता है कि उनको समझाएं पहले कि आपको क्या लेना चाहिए, और बच्चे का भी देखना चाहिए कि वो किस चीज़ में इंटरेस्टेड है। जो बच्चा जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उसको वो करना देना चाहिए, और उसके बाद हम तीनों को मिलना चाहिए और वो में लगना चाहिए उस बच्चे का सपना पूरा करने में। तो इंशाल्लाह बच्चे का उस टाइम पे सपना पूरा होगा। और ये क्रैमिंग वगैरह जो है वो हम लोग ही समझा सकते हैं कि किस जगह पे क्रैमिंग करनी है और किस जगह की नहीं, क्योंकि किसी किसी जगह पे क्रैमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सही। तो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है एक बच्चे की काउंसलिंग करना। जी जी। क्योंकि यंग होता है बच्चा, इवन अभी टीनेजर ही होता है, उसको पता नहीं होता है उसे क्या करना है। तो क्या आपके इंस्टीट्यूट में पहले बिफोर ज्वाइनिंग द इंस्टीट्यूट कुछ काउंसलिंग क्लासेस होगी? जी, ऑब्वियसली हमारे इंस्टीट्यूट में काउंसलर्स लगे हुए हैं। बल्कि मैं आपके माध्यम के ज़रिए ये भी बताना चाहूँगा कि जो बच्चे हमारे पास नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर उनके पेरेंट्स, इवन वो बच्चे भी चाहें हमसे काउंसलिंग या हमारे काउंसलर्स के पास आए ताकि वो उनको काउंसल करे, गाइड करे कि उनको क्या लेना चाहिए और किस तरीके से किस फील्ड में जाना चाहिए और क्यों जाना चाहिए, तो इंशाल्लाह वो हमारे ऑफिस आ सकते हैं जो कि परेपुरा राजबाग में है। तो वो वहाँ आके पूरा इंशाल्लाह काउंसलर्स के साथ बैठ के वो इंशाल्लाह उनको हेल्प मिल सकती है उससे। ओके जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए और थोड़ा सा ओवरव्यू देने के लिए कि इमर्ज है क्या और क्या क्या जो चीज़ें हैं आप वहाँ पे करने का प्लान कर रहे हैं। बाकी के जो मज़ीद अपडेट्स है नीट या जेई के हवाले से वो हम अपने आगे वाले एपिसोड्स में नाज़रीन तक पहुँचाते रहेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।